स्टॉप शुगर इमीडिएटली, शुगर को तुरंत बंद कर दो, कोई भी मीठा सामान नहीं दो। क्या ये सच है? चीनी लेने मात्र से कैंसर नहीं हो सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जो चीनी आप खाते हैं वो कैंसर सेल तक पहुँचती है? तो क्या कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान सिर्फ सुपर फूड लेना है? कई बार स्वाद नहीं आता, कम से कम जिस चीज़ का स्वाद आ रहा है तो बेहतर है कि वो 3 बार खिलाएं। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि आप उनके पास चले जाओ या यहाँ जा कर के ये चीज़ें कर लो, आपका कैंसर क्योर हो जाएगा। बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया कि क्या बाबा कैंसर क्योर कर सकते हैं? का तो आपके हिसाब से केयर गिवर को अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से क्या सवाल करने चाहिए? विटामिन B17 ये क्या होता है? और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्कैम है। एग्जाम्पल आता है अल्कलाइन डाइट, बहुत उच्च कोटि का स्कैम है। मिलियन रुपये नहीं, मिलियन डॉलर खर्च दिए, टीम बना के लोगों को पूरी दुनिया में भगा दिया कि मुझे वो ऑल्टरनेटिव इलाज ला दो, और वो बेचारा सक्षम नहीं हो पाया। काफ़ी फेमस इंसान है, उनका नाम था स्टीव जॉब्स। कैंसर को ट्रीटमेंट को लेके मोस्टली जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड नॉन मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे, वो एक चीज़ बोलते हैं कि हॉलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए। हम सब समझते हैं जनरली हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है, बट इसको अब्यूज़ भी बहुत किया जाता है इस वर्ड को। तो आज इन्होंने ठान लिया कि जितने स्कैम है उन सबका पकड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं शुभम हूँ। हम लोग बिगो हेल्थ के को फाउंडर्स हैं। और सर, बिगो हेल्थ में हमारा मोटो और एम क्या है कि जो हमारी देश की 70% आबादी जो पेरिफेरी और गांव में रहती है, उसको हम एक राइट अवेयरनेस क्रिएट कर सके किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में, सो दैट वो अपने ट्रीटमेंट जर्नी में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके और सही डॉक्टर के द्वारा सही इलाज पा सके। सर, कैंसर को लेकर के हमारे पास बहुत मिथक हैं, कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर बहुत मिथक हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मिथक कैंसर में डाइट, फूड, इन सब चीज़ों को लेकर के हम व्हाट्सअप पे हमारे पास फॉरवर्ड आ सकते हैं, इंस्टा पे फॉरवर्ड आते हैं। तो आज सर हम उस पर इस मिथक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर नितेश रोहतगी। तो सर, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितेश रोहतगी है और मैं फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट गुड़गांव में सीनियर डायरेक्टर हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आप लोगों से सीधे मुँह एक खाने और कैंसर के बारे में, खासकर खाने और कैंसर के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो सर, कैंसर के ट्रीटमेंट में एक डाइट का क्या रोल होता है, और नॉर्मल पर्सन के जो डाइट, हेल्दी डाइट होती है, उससे क्या कैंसर के पर्सन की डाइट डिफरेंट होती है क्या? तो ये सवाल बहुत बार आता है कि कैंसर पेशेंट को क्या खाना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर हम 100 मरीज़ों के, कैंसर पेशेंट्स के 100 सवाल देखें तो सबसे कॉमन सवाल ये है कि डॉक्टर साहब क्या खाएं। और अचंभे की ये बात है, इसका सीधा साधा जवाब दुनिया में आज तक नहीं है कि कैंसर पेशेंट को क्या खाना खाना चाहिए। अब उसमें जो सबसे बड़ा कारण है कि इसका जवाब नहीं है, वो ये है कि हर इंसान अलग है, हमारी पैदाइश अलग है, हमारा बचपन से खान पान अलग है, हमारे कैंसर के कारण अलग हैं, हमारा कैंसर अलग अलग प्रकार का है, और वही अलग अलग कैंसर अलग अलग स्टेज में है। और इतने सालों की ज्ञान प्राप्ति के बाद एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि इन हर सिचुएशन में, हर मरीज़ में, हर स्टेज में, हर कैंसर में क्या खाना चाहिए, उसका जवाब एक नहीं है। अब जब इतनी ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं और उसके सल्यूशन निकलेंगे, उसके जवाब आएंगे, तो एक जवाब तो होना संभव है ही नहीं। फिर भी उसके बारे में 2-3 कॉमन चीज़ें हैं। एक, जो भी खाएं बैलेंस खाएं, थोड़ा सा उसमें चिकनाहट, फैट जिसे कहते हैं, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट जो ताकत का है, जैसे चावल हो गया, जैसे आटा हो गया, और थोड़ा प्रोटीन जो हमारे मसल बनाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उन सब की ज़रूरत है। और उसमें एडिशनल बहुत ज़रूरी है, उसमें वाइटामिन्स ऐड करें जो फल में, जो सब्जियों में आते हैं।
जब इन सब चीज़ों का मिश्रण बन जाता है तो उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। और आज तक इतने सालों के कन्फ्यूजन के बाद हम अभी भी यही कहते हैं कि कैंसर पेशेंट को एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। एक बड़ा फेमस 2000 में वर्ल्ड कैंसर फेडरेशन ने टर्म निकाला था रेनबो डाइट। रेनबो सतरंगी होता है, उस सतरंगी के 7 रंग अपने खाने में डाल के देखिए, जिसमें सफ़ेद भी आएगा, पीला भी आएगा, हरा भी आएगा, नीला भी आएगा। और जो चीज़ नहीं है उसको 2 दिन नहीं खाया, तीसरे दिन खाइए, जो जिस हफ्ते में नहीं खाया उससे लाइए। जब वो सतरंगी खाना आप हर रोज़ लेंगे तो वो उस बैलेंस में एंटी कैंसर खाना अपने आप सही मात्रा में आ जाएगा। सो डॉक्टर नितेश, कैंसर को लेके, कैंसर को ट्रीटमेंट को लेके मोस्टली जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड नॉन मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे, वो एक चीज़ बोलते हैं कि हॉलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए। हम सब समझते हैं जनरली हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है, बट इसको अब्यूज़ भी बहुत किया जाता है इस वर्ड को। तो आपका इसको लेके क्या ओपिनियन है? आपने ठीक कहा कि जो कैंसर इन्फ्लुएंसर्स या जिसको मैं कहता हूँ गूगल बाबा हैं, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें हॉलिस्टिक कैंसर डाइट लेनी चाहिए, बट उस हॉलिस्टिक में से वो सब कुछ गायब कर देते हैं। होलिस्टिक का शायद स्टिक भी नहीं रहता। कोई कहता है दूध मत पियो, कोई कहता है चीनी मत खाओ, कोई कहता है ग्लूटेन मत खाओ, कोई कहता है चावल मत खाओ, कोई कहता है कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, तो बचा सिर्फ टिंडा तोरी घिया। अब उस पर तो एक बड़ी साफ सुथरी चीज़ हो जाएगी कि आपके बॉडी का न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। और ये बड़ी नॉन साइंटिफिक, नॉन मेडिकल बात है जो इन लोगों को समझ नहीं आती कि जब आपका टोटल खान पान कम होता है और आपकी कैलोरी जो मेन किंग है, मोटापे में कैलोरी कम करो, वजन कम है कैलोरी बताओ, तो कैलोरी किंग है। तो जब आप कैलोरी कम करते हैं तो प्रायोरिटी में शरीर डिसाइड कर लेता है किसको देनी है किसको नहीं देनी। ऑब्वियसली ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, फिर मसल। तो किसको नहीं मिलती इज़ इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो इमीडिएटली इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये तो कोई नई बात नहीं है कि कैंसर को लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम तगड़ा करना है। तो एक बड़ी गूगल बाबा की कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ इम्यूनिटी बढ़ाओ, दूसरी तरफ वीट ग्रास खा खा के इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब अगर घास खा के इम्यूनिटी बढ़नी थी तो फिर ये सब खाना खाने की ज़रूरत ही क्या थी हमारे पूर्वजों को? ये इलॉजिक है। और ये इलॉजिक क्यों है? क्योंकि जो इंसान का दिमाग है, जो हमारा ह्यूमन माइंड है, वो नॉर्मल से हट के, परे हट के जवाब ढूंढता है। जब तकलीफ़ आती है तो हम सिंपल सोल्यूशन नहीं, हम कहते हैं नया क्या है। एक हम बहुत बात करते हैं कि परिश्रम करने के बजाय आसान रास्ता ढूंढा जाता है। उसी तरीके से नॉर्मल जो हमारी दादी अम्मा और सब कहते थे कि तबीयत ख़राब है, खाने को ठीक करो, बैलेंस करो, हम कुछ नया ढूंढना चाहते हैं तो गूगल पे जाते हैं तो ये जवाब आते हैं। और क्योंकि ये जवाब हटके होते हैं हमें ये लॉजिकल लगने लगते हैं, पर ये लॉजिकल नहीं है। इनसे बचें। एक बार सोचें कि सीरियसली क्या जौ खाने से कैंसर का क्योर हो जाता? अगर हो जाता तो आज क्या कैंसर इतना होता? तो सर, इंटरनेट पे काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे फूड हैं स्पेशल मैं मिक्सचर से बनाया हूँ जिससे ट्यूमर श्रिंक हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये ट्यूमर श्रिंक क्या होता है और क्या ये वैलिड है क्या कि कुछ फूड खाने से हमारा ट्यूमर श्रिंक हो जाता है? ये बड़ा अच्छा सवाल। सर, इसमें क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी ये सब छोड़ दो, हमारे फूड को आप फॉलो करो, आपका कैंसर 6 महीने में गायब हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जिनसे क्लेम किया जाता है कि कैंसर गायब हो सकता है और वो स्टैंडर्ड इलाज नहीं है। तो इसका मैं एक तो सिंपल जवाब दूंगा, फिर उसको मैं टेढ़ा मेढ़ा करके जवाब दूंगा। सिंपल जवाब ये है, उनसे बोलो एक काम करो, आप इस इलाज के 50,000 लेते हो, हम 5 लाख रुपए देंगे, पर हम चेक ठीक होने के बाद देंगे। आज चेक ले लो पोस्ट डेटेड, ठीक है, और 5 लाख का चेक है,
जिस दिन इनके स्कैन में कैंसर गायब हो जाएगा और गायब रहेगा 6 महीने, और उस दिन ये आप 50,000 छोड़ा 5 लाख ले लेना, मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा सौदा है। अगर उसको अपने इलाज में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इंटरनेट पे जाके 10 लाख रुपए खर्च के एक एडवर्टाइजमेंट पे आपको इन्फ्लुएंस करने का दावा दे सकता है, तो भैया तेरे को वापस पैसे मिल रहे हैं, उससे मांगे उससे 10 गुना ज़्यादा, पर ठीक होने के बाद पोस्ट डेटेड चेक। ये हो गया सिंपल जवाब। अब कॉम्प्लिकेटेड जवाब, बात वहीं की वहीं आ जाती है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे स्कैम है, और ये इंडिया की बात नहीं है, ये दुनिया की बात है। और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्कैम है। और वो स्कैम क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि आप कुछ तो करेंगे, और उनको ऐसे 100 लोगों को ये सुनवाना है कि एक जवाब है, उनमें से सिर्फ 30-40 को उस पर थोड़ा सा और तवज्जो देनी है, और उनमें से सिर्फ 3 को वो पैसा खर्चा करना है, और उनकी जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है वो निकल आती है, प्रॉफिट बन जाता है। एक साइंस है जिसको बनने में 50 साल लग गए, और जो बिना टेस्ट किए आपको नींद दी जाती। और एक साइंस है जो सिर्फ क्योंकि बोलने वाला इतनी सक्षमता रखता है कि वो आपको समझा सके, जैसे बाबा समझा देते हैं, जैसे लोग समझा देते हैं कि कुछ है एकदम से जो हम कर सकते हैं, पर वो एक अच्छी एक्टिंग है। मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं कुछ भी समझा सकता हूँ आपको, पर मैं विवश हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने एक प्रण लिया हुआ है कि मैं वही करूँगा जो मेरे दिमाग में कहता है मैं अपने माँ या अपने फादर के साथ कर सकता हूँ। तो इसलिए बचें इन स्कैम से। अगर ये इनमें से एक भी सच होता तो एक इंसान है जिसने पता नहीं कितने $1 मिलियन डॉलर खर्च दिए, टीम बना के लोगों को पूरी दुनिया में भगा दिया कि मुझे वो ऑल्टरनेटिव इलाज ला दो, और वो बेचारा सक्षम नहीं हो पाया, वो ये वॉर नहीं जीत पाया। काफ़ी फेमस इंसान है, उनका नाम था स्टीव जॉब्स। बहुत इंटेलिजेंट थे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर्स थे। मैं उनको आज भी एडमायर करता हूँ कि उन्होंने जो किया दुनिया में कोई नहीं कर पाया। पर जब बात कैंसर की आई, उन्होंने बहुत रिसर्च करी, लोगों को भेजा, समझदार थे, समझदार लोगों को भेजा, पर और वो स्कैम में फंसने वालों में से नहीं थे। पर उस बात से ये तो समझ आ गई उनको भी और बहुतों को कि ये जो लोग क्लेम करते हैं गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो डॉक्टर नितेश, ये जो डाइट्स होते हैं जैसे अल्कलाइन डाइट, वीगन डाइट या इसके जैसे सिमिलर जो भी डाइट है, हम लोग जब इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहे थे हमारे को बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन आ रहे थे, क्या वो सच में इफ़ेक्टिव हैं? तो एक मैंने ब्लॉग लिखा था, उसका नाम था फ्रॉम डॉक्टर नितेश टू डॉक्टर गूगल बाबा एंड डेविड टू गॉलियाथ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ गूगल बाबा मुझसे बहुत साइज में बड़ा है, पर वो सिर्फ शोर मचा सकता है। और वो क्या शोर मचाता है कि ये डाइट खा लो तो ये हो जाएगा, और वो सिर्फ कैंसर में नहीं मचाता, वो बहुत चीज़ों में मचाता है। आपको वजन कम करना है, नींबू पूरे दिन पियो, अगले दिन अरे पूरे दिन नींबू पियोगे तो अगले दिन तो वजन कम हो ही जाएगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वीगन डाइट इज़ बेसिकली आप खाना इतना कम खा रहे हैं कि यू लूज़ वेट। जब आप वेट लॉस करते हैं तो स्कैन में जैसे वजन पतला होता है तो ट्यूमर भी पतला हो जाता है, और वो उसको रिस्पॉन्स करके कहते हैं देखो फ़ायदा हो गया। फिर क्या वो वापस आया? क्योंकि आप कैंसर का इलाज पतला होने के लिए नहीं कर रहे, आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं कि वो बढ़ के आपको कल खतरा ना पैदा करे, कैंसर से जीवित रहे, साइड इफ़ेक्ट्स ना हो कैंसर के, आपको दिक्कत ना हो। तो अगर कैंसर का इलाज का एम कैंसर से पीड़ित होना नहीं है, तो उसका जवाब छोटा हो गया और बड़ा होने में नहीं है। उसका जवाब है कि कितने टाइम उस इलाज से आप पीड़ित नहीं हुए। आज तक किसी डाइट ने किसी मरीज, बहुत
ग्रुप में किसी मरीज़ों के एक नंबर को आराम से बिना साइड इफ़ेक्ट के कैंसर की पीड़ा से नहीं रोका है, कैंसर की मौत से नहीं रोका है। एग्जाम्पल आता है अल्कलाइन डाइट। ये एक बहुत उच्च कोटि का स्कैम है। मतलब इसमें जो दिमाग लगे हैं वो मैं फिर एडमायर करता हूँ कि बहुत तरीके से लगे। अल्कलाइन डाइट मतलब आपके क्लेम करते हैं आपके सेल, कैंसर सेल के आसपास के एनवायरनमेंट को एसिड से अल्कलाइन कर देंगे। आपके कैंसर सेल के आसपास के एनवायरनमेंट को एसिड से अल्कलाइन कर देंगे। नॉर्मल बॉडी का पीएच 7.4 होता है, अगर उसको और अल्कलाइन कर देंगे तो कैंसर सेल मर जाएगा। ये क्लेम है। अब इसको समझते हैं। 6.5 बिलियन साल एक सेल को एक इंसान बनाने में लगे और उस इंसान 6.5 बिलियन साल के इंसान की एक असेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लाइफ, जीना रहने का क्राइटेरिया इज अ पीएच ऑफ 7.4। अगर वो पीएच कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो इंसान आईसीयू पहुंच जाते हैं। तो पहली बात तो ऐसी कोई डाइट बनी नहीं जो आपको आईसीयू ले जाए। तो अब मैंने ये सवाल उठाया, ये अल्कलाइन डाइट करती क्या है भैया? क्योंकि वो खून को तो अल्कलाइन कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर खून का अल्कलाइन करेगी तो तुम जीवित कैसे रहोगे? तो पता चला वो यूरिन को करती है। अब वो यूरिन को अल्कलाइन करने से कैंसर सेल पे तो खून पहुंचा ही नहीं, उसका एनवायरनमेंट तो बदला ही नहीं। तो वो अल्कलाइन वाटर ने किया क्या? उसने एक अच्छी घर में नई मशीन लगाई, उसने आपको एक इफ़ेक्ट दिया, आपको पीछे पी के लगा ये तो स्वाद अलग है, ये मेरा इलाज ज़रूर कर लेगा। और वो लाखों की मशीन लगा के उस पानी को पी के कॉन्फिडेंस जगा के उसने एक फ़ायदा तो किया कि आपको बिलीव बढ़ा दिया कि ये आपका इलाज कर देगा, जो शायद कहीं झाड़ फूक करके भी बढ़ जाता। उसने इसके अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि आप खून को किसी खाने से लंबे तौर पे अल्कलाइन कर ही नहीं सकते। ये क्लास 8 की बायोलॉजी है जो हम भूल गए। तो इसलिए वो अल्कलाइन बाय बेसिक हो ही नहीं सकता। अब वो स्कैम क्यों है? क्योंकि जब से ये कॉन्सेप्ट आया है बिक्री बढ़ गई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बेचने वालों ने ये नहीं कहा मेरी मशीन खरीदो, ये इसको कहते हैं गूगल कोवर्ट मार्केटिंग। बेचने वालों ने ये नहीं कहा मेरी मशीन खरीदो, बेचने वालों ने कहा आप अल्कलाइन वाटर पियो। अल्कलाइन वाटर का हंगामा हुआ, आप अल्कलाइन ढूंढते गए। जब आप इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि आपने कहा ये सही है, तो आपने कहा कैसे खरीदूं? तो बात कहाँ जाएगी? मशीन पे। तो वही 100 लोग जो सुना, 30 जो इन्फ्लुएंस हो गए, फाइनली 3 ने कहा मुझे तो मशीन ही खरीदनी है। उसके एडवर्टीजमेंट में मार्केटिंग के रैकेट ने आराम से अल्कलाइन वाटर बेचा। तो एक कैंसर को लेकर के सबसे कॉमन मिथ है जो कि गांव में भी लोग बोलते हैं कि अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, स्टॉप शुगर इमीडिएटली, शुगर को तुरंत बंद कर दो, कोई भी मीठा सामान नहीं दो। क्या ये सच है? तो कैंसर पेशेंट को चीनी नहीं खानी चाहिए, क्या ये सच है या क्या ये झूठ है? इसमें आधा सच है, आधा झूठ भी है, पर आधा सच है। ये अभी की नहीं, पुरानी बात है। 30-40 साल से हमें पता है कि ज़्यादा चीनी खाने के सेवन से मोटापा बनने की क्षमता बढ़ती है, और मोटापा बनने की जो शरीर की सिस्टम है, जो फैक्ट्री है, दोनों मोटापा और मोटापा बनने का क्रम जो है, दोनों बॉडी में कुछ तत्व, सूजन के, इन्फ्लेमेशन के और ईस्ट्रोजन के, जो ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल यूट्रस का कैंसर करता है, वो शरीर में बढ़ाता है। तो मोटापा और मोटापा बढ़ने की क्रिया से कैंसर बढ़ने की क्षमता बढ़ती है, और इसलिए चीनी का सेवन अच्छी बात नहीं है। एक मिनट के लिए इस बोलने के साथ एक समझते हैं कि ये बात आई कहाँ से।
ये ज़्यादातर बातचीत आई है नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट और कनाडा का थोड़ा लोअर पार्ट से, जहाँ पे लोगों का चीनी का सेवन बहुत ज़्यादा था। वो डोनट्स खाते थे दिन में 3 या 4, वो चीनी वाली चीज़ें, केक, पेस्ट्री हर रोज़ खा रहे थे। उनका चीनी चाय में भी था, कॉफ़ी में भी था। अब जब इतना चीनी का सेवन होगा तो मोटापा, ईस्ट्रोजन और कैंसर ज़रूर बढ़ने का रिस्क है। तो आधा सच है। पर इन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि ज़्यादा चीनी खाने का क्या दिक्कत है, क्योंकि कहते हैं कैंसर होते ही चीनी छोड़ दो। पर थोड़ी सी चीनी, छोटी सी मिठास ज़ुबान की भी, खाने की भी अच्छी लगती है। तो छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है, बैलेंस डाइट है। आप वाइट शुगर, ब्राउन शुगर कम करो, बहुत कम करो। हमारे पास हनी है, हमारे पास खजूर है, तो चीनी लेने मात्र से कैंसर नहीं हो सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जो चीनी आप खाते हैं वो कैंसर सेल तक पहुँचती है? आपका क्या विचार है? जो हम चीनी खाते हैं वो कैंसर सेल पे पहुँचती है? सही कह रहे हैं। जो हम चीनी खाते हैं वो अंतड़ी में होते हुए खून के रास्ते लिवर में पहुँच के वहाँ पे बैंक में स्टॉक हो जाती है, पड़ जाती है, ग्लाइकोजन बन जाती है। जब शरीर को ज़रूरत पड़ती है वहाँ से निकालता है। तो जब चीनी आपने जो खाई वो सीधा सेल तक पहुँची नहीं, तो उसके एक बाइट बर्थडे पे केक खाते ही वो कैंसर को कैसे खाना दे देगी? पर ज़्यादा खाना गलत है। सो डॉक्टर नितेश, सुपर फूड्स भी अच्छा मार्केटिंग है आजकल, तो क्या इसका कुछ रिलेशन है कैंसर के पेशेंट्स के साथ? तो ये भी एक अच्छा सवाल है, सुपर फूड और कैंसर। एंड इन्होंने बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया, मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग और स्कैम में फ़र्क है। मार्केटिंग मतलब कुछ चीज़ जिसका कुछ फ़ायदा है उसको आप ज़्यादा ज़ोर शोर से बोल रहे हैं, ज़्यादा लोग सुनेंगे, ज़्यादा लोग खरीदेंगे। स्कैम मतलब जिस चीज़ का या तो आपको पता है या आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कोई फ़ायदा नहीं करती, पर आप उसको बढ़ा चढ़ा के जादू की पुड़िया बेच रहे हैं। तो सुपर फूड मार्केटिंग है। क्यों मार्केटिंग है? क्योंकि सुपर फूड एक वो खाने हैं जो एक ज़्यादा प्रोटीन या एक अच्छा फैट या एक अच्छा विटामिन देती है, और उनसे कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम बढ़ता है और फैट और इन्फ्लेमेशन या सूजन कम होती है। और इसीलिए एवोकाडो को सुपर फूड माना जाता है, बीन्स को, राजमे को, छोले को सुपर फूड माना जाता है। उसी तरह कुछ बहुत अच्छे बेरीज आते हैं, उनको सुपर फूड माना जाता है। तो ये कैंसर के लड़ाई में खाने के साथ मदद करते हैं। कोई इंसान सिर्फ इनको खाएगा तो उससे ठीक नहीं हो सकता कैंसर। कैंसर इलाज से ठीक होता है, और उस इलाज को और कैंसर को एक हेल्प चाहिए जो खाने से मिलता है। वो खाना बैलेंस होना ज़रूरी है, उसमें दाल रोटी चावल ज़रूरी है, पर उसके साथ अगर आप ज़्यादा फल, ज़्यादा बेरीज और ज़्यादा एवोकाडो, अच्छा तेल, ऑलिव ऑयल, काजू, बादाम, खजूर, इन सुपर फूड्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर ही करेगा। सर, क्या मिलेट एक मैजिकल सॉल्यूशन है क्या? हम काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि मिलेट खाओ, रागी, ज्वार, बाजरा पे स्विच हो जाओ रादर देन चावल और आटे की जगह। क्या ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट एक मैजिकल सॉल्यूशन है? मेरे ख्याल से मैजिकल तो नहीं है, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना सिंपल नहीं हो सकता कि ये खाओ तो चला जाएगा और ये खाओ तो नहीं जाएगा। पर कहीं ना कहीं हेल्प है, क्योंकि जो हमारा बेसिक आटा है, जो प्योर आटा है, ये हम मानते हैं वो आज की डेट में प्योर नहीं है, अडल्ट्रेटेड है। और दूसरा उसी तरह ज्वार, रागी, बाजरा कम अडल्ट्रेटेड है। और दूसरा वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो वही चीनी वाली बात है, वो सूजन पैदा करता है, मोटापा पैदा करता है। और उस बात को अगर ध्यान में रखें तो ज्वार, बाजरा, मिलेट खाना बेहतर है। बट अगर उससे पेट बहुत फूलता है और सूजन हो रही है और गैस बन रही है
तो रेगुलर खाना, रेगुलर आटा आपके लिए सही रहेगा। सो डॉक्टर नितेश, कुकवेयर जिनमें हम लोग खाना पकाते हैं उसको लेके भी मिथ है कि पर्टिकुलर तरह का अगर आप कुकवेयर यूज़ करते हो तो उसमें कैंसर हो जाता है उसको यूज़ करने से, तो आपको सिर्फ मिट्टी के बर्तन जैसे चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात तो काफ़ी टाइम से चल रही है कि कुकवेयर जिसमें खाना पक रहा है उसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। ये शुरुआत हुई थी बैड क्वालिटी प्लास्टिक से, पुअर क्वालिटी प्लास्टिक से। एक बार समझ लेते हैं पुअर क्वालिटी प्लास्टिक है क्या चीज़। प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता कभी भी इस दुनिया से, तो उसको रीयूज़ करने के लिए मेल्ट करते हैं और उसको फिर से मोल्ड करके नया प्लास्टिक बनाते हैं, फिर उसको मेल्ट करते हैं, फिर नया बनाते हैं। जब प्लास्टिक पहली बार बनता है तो उसकी आकार और केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्लास्टिक एक केमिकल है, अलग होती हैं। जब बार बार उसको मेल्ट करके बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ बदलती जाती हैं। जब वो प्रॉपर्टी बदलती जाती है उसकी एक प्रॉपर्टी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो होती है कि गर्म चीज़ों से वो पिघलता ही नहीं है, वो मेल्ट होके उसका केमिकल खाने में या उस पानी में आ जाता है। जो कुछ प्लास्टिक बहुत हाई क्वालिटी के जो कई बार मुश्किल से मिलते हैं वो मेल्ट होके एकदम पानी में नहीं आते, पुअर क्वालिटी आ जाते हैं। अब अगर वो पुअर क्वालिटी का प्लास्टिक केमिकल आप हर रोज़ खाने में सेवन करेंगे, सुबह शाम रात, तो आप खुद ही हिसाब बना सकते हैं आप केमिकल पी रहे हैं, और ऐसे खाने को खाना आपके लिए गलत है और वो कैंसर का कारण हो सकता है। तो कुकवेयर का इसलिए ठीक से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बट क्या हर जो मिट्टी का कुकवेयर है या हर पीतल का कुकवेयर भी सेफ़ है? वो भी ज़रूरी नहीं है। हमें नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिक बात यह है, एक अच्छी क्वालिटी जो महंगा भी आ सकता है उस पर ध्यान दें और देखें कि वो चीज़ जो है जिसमें खाना पका रहे हैं वो एक अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की हो और उसको पकाते पकाते केमिकल नहीं जाए शरीर में। तो जैसे आपने बात करी कि माइक्रो प्लास्टिक की, तो आजकल जब से हमारे देश में कैंसर को लेकर लोगों में अवेयरनेस आई है तो वो अपने गर्म खाने को पॉलीथीन में नहीं रखते हैं, या बाहर ढाबे पे खा रहे तो पॉलीथीन में नहीं पैक कराते। इवन चाय के भी कुल्हड़ आजकल ज़्यादा मार्केट में बिकने कर रहे हैं रादर देन प्लास्टिक के। तो क्या उससे भी कैंसर फैलने के चांसेस होते हैं क्या? आई थिंक आपने ये बहुत अच्छी बात रेस की है, क्योंकि मेल्टिंग प्लास्टिक जब मेल्ट होता है तो उससे केमिकल ज़रूर जाते हैं और कैंसर का कारण तो नहीं बट चांस लेने वाली बात है। और मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करूँगा कि गर्म चीज़ों को और प्लास्टिक को तो कम से कम दूर रखें। खासकर वो जो थैली वाला प्लास्टिक आता है जिसमें चाय डाल के फिर चाय के कप में डालते हैं, बहुत केमिकल जाने का रिस्क है, दूर रहें, अच्छा आइडिया नहीं है। शीशा इस्तेमाल करें, खुल्लड़ इस्तेमाल करें, पुराना इंडिया का अपना खुल्लड़ है, क्यों ना। सो डॉक्टर नितेश, मेडिकल कैनाबिस जो है वो कितना सेफ़ है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए? आई थिंक हाल में कैनाबिस और कैंसर पे बहुत चर्चा हुई है, करीबन 15 साल से। एक बहुत अच्छी स्टडी भी हुई है जिसने कहा, वैसे तो बहुत हुई है पर एक स्टडी खासकर बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो कंट्रोल थी, अच्छे पेपर था। उसने कहा कि जब पेशेंट्स में 100 में ट्राई किया, 100 में नहीं ट्राई किया, तो जिनमें ट्राई किया उनमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। पर मरीज़ों को ये बात ना बताएं क्योंकि जो मरीज़ जो उसको ले रहे थे उनको बेहतर महसूस हुआ, भूख अच्छी खुली, तकलीफ़ कम थी, दर्द का आराम हुआ। उस एवज़ में दुनिया के काफ़ी पार्ट में, इनफैक्ट इंडिया में टू सम एक्सटेंट, एक अलाउंस हुई ऑफ CBD ऑयल। बहुत स्पेसिफिक कह रहा हूँ क्योंकि उसमें THC जो एडिक्टिव वाला पार्ट है वो नहीं होता। अगर प्योर मिल जाए तो प्योर कैनबिस ऑयल अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, सबलिंगुअल जुबान के नीचे रखने वाला, अलाउड है, बट नॉट फॉर मेकिंग ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिव। इसलिए नहीं क्योंकि वो कैंसर को इलाज करने में सक्षम है, पर इसलिए क्योंकि वो तकलीफ़, भूख और कैंसर की जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ें हैं,
उनको कुछ हद तक कम करने में मदद करता है। सो जब कभी भी स्टोमक कैंसर की बात होती है तो लॉट ऑफ पीपल सजेस्ट कि अगर कॉफ़ी बीन्स को अगर रेक्टम के थ्रू स्टोमक में किसी तरह से डाले तो वो कैंसर को काफ़ी हद तक क्योर कर देता है, तो इज इट ट्रू? सो आई थिंक एक आप बात पूछ रहे हैं कि क्या कॉफ़ी एनीमा से स्टमक कैंसर क्योर हो सकता है, एंड मेरा अपना विचार है, आप मुझे बताइए कि अगर आप ध्यान से ऐसी चीज़ों को गूगल करेंगे तो आपको करीबन 15 से 20 हज़ार नुस्खे मिल जाएंगे। वो कोई सीमा नहीं है, पर जो आप बात कर रहे हैं एक मिनट के लिए उसको सोचिए। अगर ये सच है और मैं 160 बिलियन डॉलर की एक अमेरिकन फार्मा हूँ, तो मैं सबसे पहले उस कॉफ़ी का पदार्थ जिससे वो क्योर हो रहा है उसको निकालूंगा, उस पर एक स्टडी करूंगा, उसका एक स्पेशल पैकेजिंग में एनीमा बनाऊंगा और वो 150 रुपये का जो इलाज है उसको 1.5 लाख रुपए का बेच दूंगा। पर आज तक ऐसा हुआ नहीं। एक बड़ा मैं कहता हूँ, जब भी मेडिसिन या कैंसर के इलाज की बात आती है एक चीज़ ज़रूरी है, थोड़ा लॉजिक स्ट्रॉन्ग करिए। अगर इन चीज़ों में सच होता और ऐसा हो चुका है तो इंडस्ट्री इतनी फैंटास्टिक है कि वो इस इलाज को अब तक कुछ और में बदल चुकी होती। तो इसलिए आपका जवाब है नहीं, कॉफ़ी एनीमा से कोई कैंसर का क्योर नहीं होता, ना स्टमक ना कोई और दूसरी बात, कॉफ़ी एनीमा स्टमक तक पहुंच नहीं सकता, उसके बीच में 3 रुकावटें हैं। डॉक्टर नितेश, एक पेशेंट जिनको कैंसर है उनको अगर डाइट की बात करें आइडियली, मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून और डिनर, क्या उनको लेना चाहिए आइडियली? तो अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं कि एक कैंसर पेशेंट को सुबह दोपहर शाम रात क्या लेना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ आप पिछले अपने 40-50 साल से खाते आ रहे हैं, कोशिश करिए आपका खाना उसी के आसपास हो, क्योंकि आपके शरीर को उस खाना खाने की आदत है, उसे पचाने की आदत है, उससे ताकत आएगी, उससे कीमोथेरेपी और इलाजों को, रेडिएशन को झेल पाएंगे और आप इतनी मात्रा में खा पाएंगे कि आपके इम्यून सिस्टम को जो लैडर में लास्ट है उसको कुछ मिले। उसके आसपास क्या होता है, दाल रोटी चावल सब्जी पराठा ब्रेड सैंडविच जूस फल और अपने नट्स और खजूर, और वो खाना बदलने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर पेशेंट कुछ चीज़ें नहीं खा पाते। खाने में दिक्कत है, कई बार पीने में दिक्कत है, कई बार स्वाद नहीं आता। तो कम से कम जिस चीज़ का स्वाद आ रहा है, अगर वो कहते हैं कि मैं दही चावल थोड़ा सा हनी डाल के खा पा रहा हूँ, तो बेहतर है कि वो 3 बार खिलाएं, रादर देन बोए कि जब तक जौ का जूस नहीं मिलेगा और आंवले का शॉट नहीं मिलेगा आप ठीक नहीं हो सकते। ये बहुत गलत बात है। आप किसी का इंसान जो ऑलरेडी तकलीफ़ में है उसको मरीज़ नहीं बना सकते, कम से कम उसको इंसान की तरह खाना तो खिलाइए। तो सर एक बहुत ट्रेंडिंग कीवर्ड है विटामिन B17, ये क्या होता है? तो आज इन्होंने ठान लिया कि जितने स्कैम है उन सब का पकड़ेंगे, तो ये तो एकदम मतलब बेस्ट स्कैम है दुनिया का। तो B17 जो ढूंढेंगे उसमें आएगा कि पहले तो बिटर कर्नल्स, मतलब जो गिरियां हैं जो कड़वी हैं, जैसे बादाम की गिरी है, वो खाएंगे तो B17 मिलेगा, और B17 कैंसर का इलाज है। अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात तो हमने आज तक B17 पढ़ा ही नहीं, हमने तो 1 से 12 तक पढ़ा था, अचानक से 17 कैसा पैदा हो गया, और उस चीज़ की कमी जो है ही नहीं दुनिया में। मतलब ये वो वाली बात है कि किसी के पास पैसे नहीं है और कह रहा है मेरे को पैसे की कमी है, वो तो जो भाई है ही नहीं तो उसकी कमी तो होएगी। तो एक तो वो है ही नहीं तो उसकी कमी कैसे होती है, बट फिर भी सोचते हैं। तो एक अमेरिका में काफ़ी रिच इंडस्ट्रियलिस्ट था जो इसमें विश्वास करता कि एक लैथराइट करके एक केमिकल है जो कैंसर का इलाज बनेगा। उसने ये केमिकल बनाया और
उसने क्लिनिकल स्टडीज़ की और वो इंसानों तक पहुंची और उस पर 2-3 इंसान की डेथ हो गई। ध्यान से सुनिएगा, इंसान की डेथ हो गई और डेथ का कारण था साइनाइड पॉइजनिंग लाइक केमिकल सब्सटेंस, वो था लैथराइट। उसके चक्कर में FDA ने आगे स्टडी नहीं होने दी, कंपनी बंद नहीं हुई, स्टडी नहीं होने दी, तो वो बेचारा बैंकरप्ट की कतार पे आ गया। अमीर आदमी था, उसका बहुत स्मार्ट एजुकेटेड बेटा, बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट बियॉन्ड वर्ड्स। उसने जब कंपनी संभाली, उसने सोचा कि इसको मैं कैसे चलाऊं, तो उसने ये बोलने के बजाय कि लैथराइट अच्छी चीज़ है, उसने बोलना शुरू किया कि B17 की डेफिशिएंसी से कैंसर होता है। जो इंसान कड़वी बीज के बियॉन्ड रिसर्च करेगा, उसको ये इंटरनेट समझा देगा कि अगर B17 का कोई एक सोल्यूशन है तो वो लैथराइट है, और आप उस फैक्ट्री के कोई ना कोई सोर्स पे पहुंच जाओगे कि अमेज़ॉन से लैथराइट आपको मिल जाए। याद रखिएगा, पहली टीन डेथ साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी लैथराइट लेके। उसने मात्रा कम करके लैथराइट बेचना शुरू किया और आज वो बैंकरप्ट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्कैम्स ऑफ द वर्ल्ड है। मेरे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से आप वन ऑफ द बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मैंने आज तक आपके केबिन से कोई भी पेशेंट, स्टेज 4 पेशेंट को भी मैंने देखा है, आपके केबिन से हमेशा हंसते हुए बाहर आता है। तो आपसे कॉमन मिथ्स पेशेंट क्या पूछते हैं? पेशेंट नहीं, पेशेंट के अटेंडेंट क्या पूछते हैं फूड से रिलेटेड? आई थिंक आपने 2-3 बड़ी अच्छी बातें कर गए इसमें। एक तो आपने बोला कि जो आता है वह हंसते हुए आता है, वो इसलिए क्योंकि मेरे एक प्रोफेसर थे पीटर हापर लंदन में, उन्होंने खाने की और कैंसर की बात करते करते बोला कि जो सबसे अच्छे खाने का प्रोडक्ट है वो क्या है नितेश? मैंने बोला प्रोटीन, ये वो विटामिन। कहते हैं नहीं, हंसी, लाफ्टर। कहते हैं अगर आप किसी के खाने में स्माइल मिला दोगे तो वो इलाज ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। पर जो जो सही सवाल आप पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि मिथ क्या है। वो सारे मिथ हैं जो आप पूछ रहे थे। हर मरीज़ पूछता है क्या खाना चाहिए, और क्योंकि एक खाना खाते खाते, और ज़्यादा तो लोग हेल्दी खाना खाते हैं इंडिया में, दाल रोटी चावल सब्जी तोरी टिंडा गया, चिकन एग सब कुछ, और वो खाते खाते कैंसर होता है। ये लाजमी है कि एक विश्वास टूट चुका होता है। वो वाइफ, वो बेटी, वो मरीज़ मानने लगता है कि मैं जब सब ठीक खा रहा था तो मुझे कैंसर कैसे हो गया। ऑब्वियसली कुछ और है जो मुझे नहीं पता। असलियत ये है कि कैंसर आपके गलत खाने पाने से नहीं हुआ। आप दिन के 4 बर्गर्स, खूब सारा फैट, खूब सारा शुगर ना खाएं, वो कैंसर का कारण बन सकता है, पर एक रेगुलर बैलेंस डाइट कैंसर का कारण नहीं है। तो सर अब रैपिड फायर करते हैं। तो क्या कैंसर में चिकन खा सकते हैं क्या? हाँ। एग्स खा सकते हैं? हाँ। फिश? हाँ। चाय पी सकते हैं? हाँ, चीनी वाली। और मिठाई, घेवर? कम। फ्रूट कौन सा खाना चाहिए? कोई भी चीज़ जो छील सकते हैं और पका सकते हैं वो खा सकते हैं। जो नहीं छील सकते उसको किसी में पका लो। जैसे ग्रेप्स नहीं पकते तो उनको पॉरेज में पका लो। एक सवाल लड़कों के लिए, क्या अल्कोहल ले सकते हैं क्या? नहीं। बिल्कुल भी नहीं, या थोड़ा भी? नहीं। तो क्या कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान सिर्फ सुपर फूड लेना है? बिल्कुल भी नहीं। बैलेंस्ड खाना खाना है। अपनी दाल रोटी चावल सब्जी नहीं छोड़नी है, ऊपर से सुपर फूड ज़रूर खाएं, कोई गलत नहीं है। सर कैंसर में एक और भी बहुत सारे बाबाज और लोग क्लेम करते हैं कि आप उनके पास चले जाओ या यहाँ जा कर के ये चीज़ें कर लो, आपका कैंसर क्योर हो जाएगा। और लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो मेरे किसी रिलेटिव को हुआ था, उन्होंने क्योर कर दिया। तो क्या ये सच है? बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया कि क्या बाबा कैंसर क्योर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तो पिटाई हो जाएगी। अच्छा, पर थोड़ा तो लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको कोई कह रहा है
कि मैं किसी को जानता हूँ, उसने ये कर दिया था। एक कम से कम काम ज़रूर करो, ज़्यादा नहीं, एक काम ज़रूर करो। जिस मरीज़ का बाबा ने इलाज कर दिया, उसकी एक बायोप्सी और एक स्कैन तो होगा बाबा के पहले और बाद में, इलाज से पहले और बाद में। वो जाके अपने एक कैंसर विशेषज्ञ को दिखा दो कि ये पहले का स्कैन और बायोप्सी है, क्या आप मानते हैं ये मरीज़ ठीक होगा? अगर लगता है कि वो डॉक्टर कहता है नहीं और वह हो गया, तो वो बाबा ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं सवाल 25-30 बार पूछ चुका हूँ। स्कैन नहीं आए, बायोप्सी नहीं आई, 1-2 बार जब आई तो कैंसर ही नहीं था। तो बाबा ने किस चीज़ को ठीक किया समझ नहीं आया। पर एक बात बाबा की भी है, कुछ लोग होते हैं, कुछ वो बाबा हैं इंडिया में खासकर, जो विश्वास जगा देते हैं कि आप ठीक हो सकते हो। और विश्वास में ठीक होने की बहुत ताकत है। तो अगर कोई एक इंसान है जो कहता है इलाज करो और मेरा आशीर्वाद है कि आप ठीक होगे, मेरी मन कहता है आप ठीक होगे, और वो आपको लड़ने की शक्ति दे रहा है, तो वो इंसान सिर्फ बाबा नहीं है, वो आपका दोस्त भी है, उसको मत छोड़ो। सो डॉक्टर नितेश, जब किसी पेशेंट को कैंसर होता है, किसी पर्सन को कैंसर होता है और वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस समय जो उनके केयर गिवर्स हैं उनको ये भी नहीं पता कि उनको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से किस तरह के सवाल पूछने चाहिए। तो आप अपने, चूँकि आप इतने सालों से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का, तो आपके हिसाब से केयर गिवर को अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से क्या सवाल करने चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि जब पहली बार कैंसर डॉक्टर पे जाते हैं, विशेषज्ञ पे जाते हैं, तो सवाल क्या पूछें। तो पहला बेसिक तो है कि लिख के जाइए। बहुत मरीज़ आते हैं, लिस्ट लेके आते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो भूलेंगे। दूसरा, अगर आप 2 लोग हैं अदर देन द पेशेंट, और कोई बेटा है कोई बेटी है, उनको बोलिए कि आप साथ साथ जो नए सवाल हैं उनको लिखते रहिए जिससे कि एंड में उसका भी व्याख्यान हो सके। पर सवाल क्या पूछने हैं? एक, हमेशा पूछिए कि मेरा स्टेज ऑफ कैंसर क्या है। दूसरा, नेचर ऑफ कैंसर क्या है। स्टेज वो होता है कि कैंसर कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुँच गया है। अगर आप बारामूला में शुरू हुए थे और दिल्ली में पहुँचे हैं वो अलग बात है। अब बारामूला में शुरू हुए थे और श्रीनगर पहुँचे, अलग बात है। अब बारामूला में शुरू हुए थे और प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुसे हुए हैं पूरी आर्मी के साथ, तो वो अलग बात है। तो खतरा स्टेज से समझ आता है। दूसरी बात है, और ये बहुत ज़रूरी है, दूसरी बात है कि नेचर क्या है, क्षमता क्या है। कैंसर फैलने में 20 साल भी लगा सकता है, कम सक्षम है, और कैंसर फैलने में 20 दिन भी लगा सकता है, बहुत सक्षम है। स्टेज और क्षमता पूछिए, क्योंकि उससे तीसरा सवाल कि क्या इलाज होना है, उसका जवाब निकलेगा। जब इन 3 चीज़ों का सवाल का जवाब हो जाए तो पूछिए क्या खर्चा आएगा, क्या तकलीफ़ होगी, उस तकलीफ़ का क्या सल्यूशन है, और एंड में बोलिए डॉक्टर साहब हम कब वापस आके बात कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली 2 बार मिलना ज़रूरी होता है डिसीजन बनाने से पहले। तो सर, जैसे आपने स्टेज की बात करी, ट्रीटमेंट उस पर डिसाइड होता है। जब किसी पर्सन को स्टेज 4 कैंसर है और हमारे को उनकी लाइफ की एक लिमिटेशन दिख रही है कि अब इनकी लाइफ इतने दिन तक है, उस स्टेज में पेशेंट को क्या सवाल पूछने चाहिए? तो स्टेज 4 कैंसर में क्या सवाल है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टेज 4 बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और उसके जवाब भी उसी तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। पर 2-3 चीज़ें हैं। हम अपने जिन लोगों से प्यार करते हैं उनको होप बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे एक बच्चा जो हमें दिख रहा है फेल हो रहा होता है, उसको कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तो पास हो जाएगा। दिख रहा है फेल हो रहा है, उस चक्कर में ना वो पढ़ाई करता है ना वो मेहनत करता है,
क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो मेहनत छोड़ दे। पर ये एग्ज़ाम नहीं है, वो तो अगले साल फिर आ जाएगा। ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है और उस इंसान को उस ज़िंदगी पे आपसे ज़्यादा हक है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा हक है। तो एक स्टेज 4 कैंसर पेशेंट को सबसे पहले तो समझाएं कि हमें दिख रहा है, डॉक्टर से बात की है, कैंसर ये गंभीर वाला है, पर इसके कुछ इलाज हैं, उसके बारे में विचार करेंगे। फिर डॉक्टर पे जाए, पूछिए, हमें सारे इलाज समझाएं, उस इलाज के साइड इफ़ेक्ट समझाएं, उसका क्या फ़ायदा है इलाज का। फ़ायदा 2 तरीक़ों से, ज़िंदगी कितनी लंबी हो रही है और कितनी बेहतर हो रही है, क्या तकलीफ़ें होने वाली हैं, उनको समझाएं। और फिर सोचें, क्या ये सब करने का फ़ायदा है। यहाँ आने से पहले मैं एक मरीज़ से यही बात कर रहा था, 80 से 5 साल ज़्यादा थे और कमज़ोर थे, और पैनक्रियाज, स्टमक के पीछे एक ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है, उसका कैंसर था, फैला हुआ था, काफ़ी कमज़ोर थे। इलाज सिर्फ कीमो है, उससे ज़िंदगी लंबी और बेहतर नहीं होती, तो इलाज नहीं करना ठीक है। और मैं यही समझा के आया हूँ, इसलिए ये सवाल पूछे, स्टेज 4 है, क्या इलाज है, क्या तरीका है, उसका क्या तकलीफ़ होगी, क्या कॉस्ट होगी और क्या फ़ायदा होगा। सर, जब किसी को कैंसर हो गया तो एक तो वो पर्सन घर से बाहर नहीं जाता है, या उसके अंदर की इच्छा मर जाती है कि मैं अब क्यों जाऊंगा बाहर। साथ में उसके केयर गिवर्स भी उसको बाहर लेकर के नहीं जाना चाहते हैं कि सो मेरे रीजन से वो टायर्ड है। बट मैं आपको हमेशा देखा हूँ कि आप पेशेंट को बोलते हो आप इनको अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाओ, आप तो हमेशा बोलते हैं कि जाओ ताज में कॉफ़ी पिला के लेना। तो ये उनको आउटडोर इन्वायरमेंट के साथ क्यों मतलब उनको घूमने जा रहे, क्या इफेक्ट आता है, उनको हैप्पी रखना बेसिकली कैंसर पेशेंट। तो इसमें 2-3 बहुत बड़ी बातें हैं। तो पहली बात तो ये कि कैंसर का इलाज सिर्फ इंडिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है। और पूरी दुनिया में लोग इतने लकी नहीं होते कि एक फैमिली होती है जो आपको देखभाल करे। वो लोग बाहर भी जाते हैं, काम भी करते हैं, इलाज भी कराते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो उनमें और हमें इतना कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमारी ज़्यादा देखभाल अच्छी चीज़ है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, पर वो इतनी ज़्यादा ना हो जाए जो इंसान को मरीज़ ही बना दे। और मुझे ये दूसरी बात से बहुत गिले शिकवे हैं। मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि कैंसर का इलाज 3 चीज़ों पर निर्भर है, माइंड, बॉडी, न्यूट्रिशन। माइंड मतलब दिमाग, आपने किस इंसान को खुश रखा और कहा थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े 2 किलो के वेट्स उठाते हैं, ज़रा चेस्ट को बनाते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, सांस फूलेगी तो रुक जाएंगे। कमजोरी का इलाज रेस्ट थोड़ी ना है, कमजोरी का इलाज एक्सरसाइज है। ये तो पहले से पता है हमें, स्टैमिना बनाना है। और कैंसर पेशेंट तो ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको धीरे धीरे और एक्सरसाइज कराएं, पार्क के लेके जाएं। वो अपने आसपास, अब आ गई बात बॉडी की और माइंड एक साथ, वो अपने आसपास खुली चीज़ें देखेंगे, लोगों को देखेंगे, बच्चे को हंसता देखेंगे, एक छोटे से बच्चे को तो स्माइल करते देखेंगे, उससे अपने आप ज़िंदगी में जीने की चाहत बढ़ती है। और एक बंद कमरे में पूरे दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे, मारकाट देखेंगे, तो वैसे ही इंसान आधा डिप्रेस हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट ठीक करें, उससे बॉडी और माइंड दोनों ठीक होगा। और न्यूट्रिशन पे तो हमारी बात हो ही रही है। अगर आपने ये 3 चीज़ें ठीक कर ली, माइंड, बॉडी, न्यूट्रिशन, और उस पे 3 चीज़ें में भी 4 लगा दी, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, एंड चौथी आजकल मॉलिकुलर या जीन को समझ के उसका इलाज, प्रिसीजन मेडिसिन, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट फाइट है जो कैंसर से आपको जीतने में मदद करेगी। सर, एक लास्ट सवाल है जो कि मेडिसिन पे है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कैंसर में कीमोथेरेपी की तरफ मत जाओ, रेडिएशन थेरेपी के मत जाओ,
क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको गिरा देगी ओवर द पीरियड ऑफ नॉट इवन द अनएडुकेटेड पीपल और रूरल पॉपुलेशन, इवन पढ़े लिखे भी लोग इन मेट्रो सिटी से कि नहीं कीमो के लिए तो बिल्कुल मत जाओ कि कीमो चला चला के हॉस्पिटल मार देगा, और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। तो क्या इस पे सर क्या आप बोलना चाहेंगे? आई थिंक आपका सवाल है कि ये सच है या मिथ है कि कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से, सर्जरी से कैंसर के पेशेंट्स की डेथ इस कारण से हो रही है और ऑल्टरनेटिव है या नहीं है। मोटा मोटा तो सारा झूठ है, पर कहीं सच भी होगा, तो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। आज से 30-40 साल पहले कीमोथेरेपी देते थे फैले हुए कैंसर को, कैंसर कम होता था, फिर इलाज और नहीं होते थे, कैंसर बढ़ता था और मौत हो जाती थी। अब इंसान तो कारण ढूंढता है, तो लगता था कीमो के बाद मौत हुई तो मतलब कीमो की वजह से हुई, पर मौत तो कैंसर की वजह से हुई थी। आज की तारीख में ये काफ़ी बात बदल गई है। कीमो, सर्जरी, रेडिएशन एक ज़रिया बदल गए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पे एक और सक्षम, कम साइड इफ़ेक्ट वाला और लंबा इलाज आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत इलाज खुल रहे हैं, पर वो सारे इलाज कैंसर को पलटने में असक्षम है। आपको पहले कुछ इलाज करना है कि आप कैंसर की स्पीड कम सके, उसे थाम सके, गाड़ी को रोक सके, सर्जरी करके उसको पीछे खींच सके, रेडिएशन करके उसे पीछे रख सके, और फिर कोई इलाज ढूंढे, जो कई बार मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते, जिससे कि लंबा इलाज हो पाए, पूर्ण इलाज हो पाए, क्योर हो पाए। अब सर्जरी भी बेहतर हो गई है, कीमो भी बेटर हो गई है, रेडिएशन भी बेटर हो गई है। वो साइड इफ़ेक्ट्स चाहे होते भी हैं पर छोटे हो गए हैं, कम हो गए हैं, उनके इलाज आ गए हैं। और करोड़ों की तादाद में मेरे अपने घर में लोग उस कीमोथेरेपी को ले भी रहे हैं, झेल भी रहे हैं, और फिर सुबह वॉक पे भी जा रहे हैं, दोस्त यारों से मिल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और ज़िंदगी और दिनचर्या को चला भी रहे हैं। तो उसे डरे ना, लोगों की बातें में ना आए। आपकी ज़िंदगी है, आपका शरीर है, थोड़ी जूझना पड़ेगा, पर आगे जाके रोशनी है, उस पर देखें। सो थैंक यू सर फॉर हाईलाइटिंग ऑल द क्रिटिकल टॉपिक्स जो कि हम इंटरनेट पे जिसको ढूंढते हैं बट उसका कोई सही जवाब नहीं मिल सकता है। तो आज वो हम ये आशा करते हैं कि जो भी हमने पिछले 1-1.5 घंटे में बात करी, ये हमारे देश की जनता को एक राइट डिसीजन और मिथक और स्कैम से बचाएगी, और वो कैंसर ट्रीटमेंट को आसानी से करा पाएंगे। सो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। बिगो हेल्थ को मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक ऐसा बिगो हेल्थ ने कोई एक ऐसी कहते हैं फाइट उठा ली है कि नॉट ओनली कैंसर के बारे में सारी जानकारी, नॉट ओनली हेल्थ के बारे में सारी डीप वाली इंफॉर्मेशन, बट एक सही तरीके से। और ये बड़ा ज़रूरी है कि बात करें तो सलीके से करें, नहीं तो क्यों करें। थैंक यू।